रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, है ना। तो अभी हम रेटेड पावर जो है उसके न्यूमेरिकल देखते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। तो आप लोग के स्कूल में भी सब लोग मतलब सबके स्कूल में लगभग 5th चैप्टर पे होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमने वो एम्पियर सर्किट आ मतलब डायरेक्ट मोस्टली खत्म हो जाएगा, बस लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं। अभी वो एम्पियर सर्किट कुछ है ना, एम्पियर सर्किट लो। हां कुछ है। हाँ तो वो जो कह रहा हूँ मैग्नेटिक वाला चैप्टर चल रहा होगा सबके स्कूल में, कुछ ठीक है, छोटा ही है मतलब चौथा है नहीं, वो 5th है, वो 4th है, नहीं वो 4th है। हां सर तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हाँ राइट। हमारे सर कह रहे हैं थर्ड चैप्टर के पार्ट है, अभी कौन सी सेक्शन है? आप अपने सर वाले अपने सर स्कूल वाले उनके लिए प्रमाण हुआ मान थर्ड और फोर्थ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वाला भी आ रहा है 24 सब तक तो हो जाएगा। और किसी बच्चे के स्कूल में बताया गया एनीथिंग? हमारा जो पीडी वन है उसमें पहले के 4 चैप्टर रहेंगे और वो 80 मार्क्स का। कब है नहीं मतलब अप्रॉक्सीमेट डेट तो बताइए। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में है। हमारे 40 मार्क्स में भी 20,000 फर्स्ट 23 जुलाई का 23 जुलाई डेट डेट क्या है? ठीक है ओके, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए रेटेड पावर जो है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्वेश्चन करेंगे। तो सपोज हमें बल्ब दिए हुए हैं, अभी जब बल्ब है सपोज उस पे लिखा हुआ है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, इस पे लिखा है 40 वॉट 220 वोल्ट, और एक और बल्ब है इस पे लिखा है 100 वॉट 220 वोल्ट, और हमारी जो बैटरी है उसका भी पोटेंशियल 220 वोल्ट है, राइट। सो जो ये वाला बल्ब है नीचे वाला, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, राइट। तो 220 वोल्ट पोटेंशियल पर इसकी जो पावर कंज्यूम है वो कितनी होगी? 100 वॉट। ऐसा हमने रेटेड पावर भी बताया है ना। रेटेड पावर मतलब ये होता है कि भाई अगर इस पे इतना पोटेंशियल होगा तो वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो बल्ब है इसकी पावर हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अक्रॉस ऑलरेडी 220 वोल्ट है ना। तो ये इतनी ही पावर कंज्यूम करेगा। अब बात बची इन बल्ब्स की B1 B2, है ना। B3 जो है उसकी आपको एक्चुअल पावर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो रेटेड पावर के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी 220 वोल्ट 230 वोल्ट ही है उसके क्रॉस, है ना। अगर यहाँ पर 230 वोल्ट की जगह कुछ और होता तो हमें इसका भी निकालना पड़ता, ठीक है। ओके, सो ये जो ऊपर वाले बल्ब्स हैं B1 और B2 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। इसका मतलब है इसके क्रॉस अलग होगा पोटेंशियल, इसके क्रॉस अलग होगा, कितना होगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात पक्का है कि 220 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पावर वाले क्वेश्चन में आपका सबसे पहले स्टेप होना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। तो जो फर्स्ट वाला बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? V² rated for B1, रेजिस्टेंस ऑफ 2 यानी कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? V² rated B2। रेटेड पावर आप देख सकते हैं 60 वॉट है, ये आ रहा है 60 वॉट, 40 वॉट यहाँ पर आ जाएगा, और B का मतलब पोटेंशियल, तो 220 वॉट यहाँ पर 220 वोल्ट यहाँ पर। तो जो रेटेड पावर है उसका जो मेन यूज है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अब मान लो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है।
अब हम आगे एनालिसिस कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसकी पावर कैलकुलेट करके दिखाइए है ना, तो इसकी जो P1 है एक्चुअल पावर वो कितनी हो जाएगी? अगर मान लो इसमें से I करंट है, I1 मान लो, इधर I1 स्क्वायर आ रहा है, P2 एक्चुअल यानी कि इस वाले बल्ब में एक्चुअल पावर कितना हो जाएगा? I1 स्क्वायर R। तो बस हमें I1 निकालने की देरी है ना, R1 R2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो हमें इन दोनों बल्ब्स की एक्चुअल पावर मिल जाएगी। इसकी एक्चुअल पावर निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट ऑलरेडी है और 220 वोल्ट का जो 100 वाट की कंज्यूम करेगा वो हमें पता है। सो हम यहां पर ये भी लिख देंगे P3 एक्चुअल ये P3 रेटेड के बराबर, बिकॉज इट हैज 220 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करिए और मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ ऑर्डर ही बताना है तो मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसकी पावर ज्यादा है किसकी कम है। कोई जरूरी नहीं कि आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है, नो, यू हैव टू टेल जस्ट ऑर्डर, है ना। तो देखिए पावर कंज्यूम की अगर हम बात करें, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? सब में करंट सेम, तो हम I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें इतना पता है कि ये जो तीनों बल्ब्स हैं इनमें करंट सेम होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पावर कंज्यूम्ड है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगी? जिसका पावर सबसे कम होगा, यस, V स्क्वायर बाय P रेटेड। आप तो सॉल्व करना ही नहीं था, मैं ये देखना चाहता कि किसका दिमाग ये चल जाए कि बिना सॉल्व किए मुझे आंसर बता दे। आपने भी सॉल्व किया होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, है ना। तो देखो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। तो अब मुझे इसका ऑर्डर बताइए, पावर रेटेड जो है वो कम किसकी, सबसे कम किसकी है? B3, है ना, तो उसके रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी यानी कि इसकी एक्चुअल पावर सबसे ज्यादा होगी, यानी कि P3 विल बी मोर, मतलब इसकी जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगी। इससे कम किसकी होगी? 60 वाट की, इससे कम दिस इज द राइट। अब सेकंड इस केस में क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में उल्टा हो जाएगा, जिसकी मतलब पावर सबसे ज्यादा है उसका उसमें पावर सबसे ज्यादा है। P एक्चुअल जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे V स्क्वायर बाय R, है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? वोल्टेज, वोल्टेज सेम होगी, है ना, सबकी वोल्टेज सेम होगी, तो इसका मतलब है पावर एक्चुअल उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी है? जिसके मतलब पावर सबसे ज्यादा है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, तो पावर सबसे ज्यादा इसकी 100 वाट, है ना, इसको हम V1 बोल रहे हैं, V2, तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P3 P2 V1, राइट, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, P एक्चुअल इज V स्क्वायर बाय R, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर एक्चुअल ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ये भी हम लिख रहे हैं V स्क्वायर बाय P रेटेड, है ना। तो अल्टीमेटली यहां पर हम छोटा सा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप लिख सकते हैं जो पावर कंज्यूम्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, है ना। यहां पर P3 की सबसे ज्यादा है ना, अच्छा उल्टा हो गया, ठीक है। तो P कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, ऐसा लिख सकते हैं इस केस में, है ना। और इस केस में क्या लिख सकते हैं? P कंज्यूम्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, जिसकी रेटेड पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसकी जो पावर कंज्यूम्ड है वो भी सबसे ज्यादा है। ये जो बॉक्स में मैं रिलेशन लिख रहा हूँ ये आप याद रखेंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे।
सीरीज पैरेलल हमेशा से आप इस रिलेशन से आप बता सकते ऑर्डर। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा फिर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात इस क्वेश्चन की ये वाला P1 और P2 वाला, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा तो इसका रेजिस्टेंस R1 बताओ कितना आ रहा है? इसका देखना है 968। इसका 968 सबका ये आता है, आपने सॉल्व ही नहीं करना। ये 806 आ रहा है, 806 आ रहा है। कैसे? अगर 220 को स्क्वायर करके अपन 50 कर दो तो 50 को करो 60 है ना ये। अच्छा मैंने 50 लिखा हुआ है। 806.6 806.6 कितने बच्चों का आ रहा है? 806 ये 1210, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। हम पावर एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें I1 निकालना पड़ेगा। इधर देखिए सभी बच्चे, रेजिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले से निकाली है तो सबको समझ में आ गया। P रेटेड जो है वो रेजिस्टेंस निकालने का हमारा है ना। अब I1 कैसे निकालेंगे? I1 का मतलब है इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है, इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए हम ये चीज देखिए कि जो 220 वोल्ट है वो इस ब्रांच के अक्रॉस भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 220 वोल्ट इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस है, तो कैन बी राइट 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R, यस सर। है ना। तो R1 हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 806.6 प्लस 121, ठीक है। यहां से हमारा I1 आ जाएगा कितना होगा ये 0.109 एम्पियर ये करंट आ रहा है, ठीक है। अब P1 एक्चुअल निकालना है, P1 एक्चुअल तो जाएगा I1 स्क्वायर, I1 स्क्वायर का मतलब है इसका हम स्क्वायर करते हैं 0.01189 I1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और R1 की वैल्यू है 806, 9.59, ठीक है। वॉट ये P1 एक्चुअल आ गया, P2 एक्चुअल कितना हो जाएगा ये 0.01189 into 1210, 14.3। This is the answer. यस ये बस दोनों तरफ मेरा क्या था एक्स्ट्रा है। 11 अरे वो गलती से 50 60 को 50 ले गया ना शायद इस वजह से आ गई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है ना। यहाँ पर अभी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर दोबारा से देख लो एक बार सभी को वापस समझो। देखिए पावर कंज्यूम निकालनी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप कंपैरिजन के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर R, ठीक है। अब I तो सब में सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो कंज्यूम पावर है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी पावर ज्यादा है ना। अब रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, है ना। तो P रेटेड जो है वो जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। P रेटेड जिसका कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हमें ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग, तो सबसे कम पावर किसकी होगी? जिसकी P रेटेड सबसे ज्यादा होगी, तो वो है ये वाला। तो ये P1 आ गया, है ना। फिर P रेटेड P2 की होगी और फिर उसके बाद P3, है ना। क्योंकि जो बचती है इसकी जो रेटेड पावर वो सबसे कम है, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी तो पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगी। सो कैन बी राइट P consumed inversely proportional to P rated, है ना। नहीं हाँ इसमें नहीं अच्छा हाँ ठीक तो है ना।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन V सबका सेम है, तो जो P एक्चुअल है उसमें रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, है ना, और इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब है जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना। अब रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगा, रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में रेट हमने कहा आ गया, रेजिस्टेंस के केस में V स्क्वायर अपॉन P रेटेड, तो जिसका P रेटेड ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, राइट, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रिलेशन लिख सकते हो, राइट। So with this chapter is, next is moving charges and magnetic field। अलग अलग क्वेश्चन इस चैप्टर के नाम अलग अलग दे रखे हैं, बट सीबीएसई के हिसाब से इसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और इसके बाद एक और चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो वो चैप्टर जनरली डील करता है नेचुरल मैग्नेट्स से रिलेटेड चीजों के बारे में, है ना। यहाँ पर हम ज्यादातर बात करेंगे मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेट पैदा होती है, या फिर नेचर में नेचुरल मैग्नेट एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से भी मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन। बेसिकली एक मूव करंट की वजह से जो उसकी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे, और उस फील्ड के अंदर तो उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट इज नॉट 100% एक्यूरेट बट ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को आप बोलोगे इट इज the property of moving charge or natural magnets by virtue of which it can affect nearby moving charges और मैग्नेट्स। यानी कि ये मैग्नेट्स की और मूविंग चार्जेस की कैसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आसपास के मूविंग चार्जेस या मैग्नेट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट कर सकते हैं मतलब उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, है ना। अब अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा वो हम आगे चल के देखेंगे क्या होगा, है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि मतलब क्या अगर जैसे इलेक्ट्रॉन जो हाँ जैसे दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है नॉर्थ को रिपेल करेंगे, साउथ को रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। तो एक चीज और आप याद रखेंगे, जो चार्ज है, ठीक है, अगर वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, एंड इट डू नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड। Do not affected by it। तो अगर चार्ज स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, produces electric field, and it is not affected by the magnetic field if it is stationary, है? लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर रहा है ना, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, it will produce electric field and magnetic field both। Electric field and magnetic both, right? And it is affected by both
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर लिख सकते हैं अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो स्टेशनरी चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इफेक्ट डाल सकती है, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालेगी, राइट? So moving charges produces electric field and magnetic field both, and stationary charges produces only electric field, है ना? And accelerated charges, अगर चार्ज को हम accelerate कर दें, तो these charges will produce electromagnetic waves. Accelerated charges produces electromagnetic waves. Now, can you tell me what are the examples of electromagnetic waves in real life? जो हम experience करते हैं, हमारे real life में कोई electromagnetic waves हैं जो हम इसका use करते हैं? उसमें करते हैं ना, एक मिनट, वो जो एक कॉइल टाइप होता है, क्या? एक कॉइल टाइप नहीं होता जिसके बीच में मतलब अगर आप करंट पास करते हो तो उसमें कुछ मैग्नेटिक